सर अभी आप बता रहे थे वो क्या प्यार की परिभाषा, मैंने पता नहीं किसका शेर सुना था, उसमें लिखा हुआ था कि प्यार तो एक दूसरे के प्रति, एक लड़के और लड़की के प्रति एक पागलपन है, जिसको पहले होश आ जाए वो बेवफा। परिभाषाएं बदलती रहती हैं उम्र के हिसाब से ना। हाँ। जीवन के हर पड़ाव पे आप प्रेमियों से बात करोगे, उनकी परिभाषाएं अलग हैं। और विपरीत लिंग से शुरू हुआ प्रेम अंततः ईश्वर में जाकर समाहित हो जाता है। अच्छा। है ना? फिर अब बंदा राधा राधा करने लगता है, या राम राम, नाम जप जिसको बोलते हैं। ओके। तो ये भी प्रेम ही है कि आप जुड़ जाते हैं बहुत डीपली, और इतना जुड़ जाएं कि आप खो जाएं, आपको अपने वजूद का एहसास ना रहे। सब मेडिटेशन, ध्यान, साधना, यही सारी चीज़ें हैं। पशुओं को भी प्रेम होता है आपस में? पशुओं को भी होता है, आदमी को भी पशुओं से होता है। मेरी एक बिल्ली है क्यूटी, में उसके मैं बिना अभी नहीं रह पूछने सकता। वाला था वो कहाँ पे है। वो मेरे दूसरे घर में है, और जब मैं जाता हूँ 4-6 घंटे रहने के बाद तो वो नाराज़ होती है बाकायदा। पहले मुझे नहीं पता था जेस्चर्स कैसे एनिमल के होते हैं, पर जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है तो मैं उसकी नाराज़गी पहचानने लगा हूँ। वो विभिन्न जो उसकी प्रेम करती है तब कैसे करती है, नीडिंग करती है मेरे पेट पे कूद के। अच्छा। हाँ, तो वो ये कर्ज चुकाना चाहती है कि जो आप प्यार मुझको दे रहे हो, मैं उसके एवज में कुछ दे रही हूँ आपको। अच्छा, एक सेक्रीफाइस है उनका। हाँ, ये मैं अपनी इंटरप्रिटेशन करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, वो तो नहीं बोलती, और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करती बाकायदा। उसकी तरफ से भी मैं ही जवाब देता हूँ। तो कुछ देर के लिए, मैं जितनी देर मेरे से संवाद चल रहा है, मैं बिल्ली हो जाता हूँ। और बिल्लियों की आंखें मैं तो बहुत ही मनुष्य हो जाता खतरनाक हूँ, फिर होती बिल्ली हैं। हो जाता हूँ। और ये जो एसिमिलेशन है इस तरह का, मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जीवन का। तो आजकल बिल्लियों के साथ मेरी ज़िंदगी ज़्यादा चलती है। मैं भी यही देख रहा था, अभी घूम रहा था कहीं हरियाणा में, तो वही वाली बात है, कुत्ते बड़े खुश हैं हरियाणा के आजकल। पशु जितने भी हैं, बैल और वो सारे खुश हैं चुनावी माहौल में। लोगों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, एनिमल इंस्टिंक्ट है वो, जब सेलिब्रेट करता है ना आदमी, तो वो खुश हो जाता है। वो खुशी के प्रति ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसको लगता है कि सच में ये खुश होने का मौका है। तो अब चुनाव के दिनों के बाहर इधर उधर आएंगे तो शायद आपको लगेगा एनिमल उतने ज़्यादा खुश नहीं है, कुत्ते भी। लेकिन अब चूँकि सब एक शोर है चारों तरफ, है ना, तो सभी भौंक रहे हैं। जो कुत्ते नहीं हैं वो भी भौंक रहे हैं। तो जो कुत्ते हैं असल में वो भी भौंक रहे हैं, है ना। तो चल रहा है। मुझे नहीं पता आपको ये हमारी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पर ध्यान से आप सोचना थोड़ा। हाँ, ये नहीं, राजनीति का भी एक रंग है, राजनीति का कोई जरूरत नहीं है सब एक सी व्याख्या करें। ये भी पॉलिटिक्स ही है। ये अभी देखिए ना, किसने अधिकार दे दिया कि मनुष्य अपने लिए व्यवस्थाएं चुने। जो एनिमल्स हैं उनको भी कुछ चाहिए होगा ना। हाँ, ऑब्वियसली। भाई, इतना विज्ञान ने तरक्की कर लिया, मनुष्य ने इतनी चीज़ें ईजाद कर ली है। आप दूसरे ग्रहों पे जीवन ढूंढ रहे हैं, अपने ग्रह पे बसने वाले जो प्राणी हैं, हो सकता है उनका भी कोई मैनिफेस्टो हो, कोई घोषणा पत्र वो कहना चाहते हो कि भाई तुम जिस तरह की ज़िंदगी बना रहे हो दुनिया, ये तुम जिम्मेवारी तुम्हारी है इस तरह की दुनिया बनाना है, लेकिन हम उसमें रह रहे हैं ना। हम वी आर योर सब्जेक्ट, प्रजा है हम। हाँ। अब प्रजा से आप पूछ नहीं रहे। अब हम सारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स तो वो भी है ना, कुत्ते भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, छिपकलियाँ भी हैं, है ना, और बैल भी हैं। तो वो भी एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं हमारे माध्यम से। तो हो सकता है कुत्ते इसलिए ज़्यादा भौंक रहे हो कि हमारी भी सुनो, हमें भी शामिल करो इस एजेंडा में। तो कोई सुन रहा है उनकी? पहले तो ये जो है? दूसरे वाले हैं जो ना मनुष्य रूप में हैं, इनकी सुन ले कोई अच्छी तरह से तो फिर समझ में आ जाए। पर दिक्कत ये है ना कि मनुष्य तो मनुष्य की सुनता ही नहीं है, इसीलिए शायद उनकी बात सुनी जाए। देखो, आने वाले चुनावों में मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें होंगी जिनकी आज हम कमी महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये इशू आएंगे। जब बहुत विकसित समाज होगा तो हमारे यहाँ हमारी चिंता ज़्यादा होगी, कम होगी, पेट्स की चिंता ज़्यादा होगी। अच्छा। आप देखें ना, अमेरिकी लोकतंत्र में क्या मुद्दे होते हैं चुनाव के, हमारे से कतई जुदा हैं। और वहाँ समलैंगिकों के राइट्स की बात हो रही है, एबॉर्शन रूल्स की बात हो रही है, क्योंकि वो इन सारी तमाम चीज़ों से, बिजली सड़क पानी से उठ चुके हैं। नौकरी तबादले ये सब हो गया, सुशासन वगैरह तमाम चीज़। लेकिन जब मनुष्यता इस स्थिति में आ जाएगी, भारत जैसे देश में जो बहुत मूलतः आध्यात्मिक देश है, तो वहाँ हो सकता है, वहाँ पहले होना चाहिए था। लेकिन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 50-60 साल बाद और जब हम लोग चले जाएंगे, उस समय हम वो नई पीढ़ी के लोग ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि
अब जैसे पर्यावरण को बचाने की बात है, पर्यावरण तो निर्जीव है ना, वो तो आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपने रहना है इस धरती पर, उसको खूबसूरत बनाना, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। तो जो जीवन के सहारे होंगे आने वाले समय में, समाज टूटेगा तो जानवरों के सहारे ही रहना पड़ेगा। वेस्ट भी सारा इसके रहता है। नहीं, पहले भी होता था। हाँ। खैर, आपने ग्रह की बात करी, पर्यावरण की बात करी, तो आप हरियाणा रूपी ग्रह को किस तरीके से देखते हैं? उसको आप क्या आकलन है? और वो ग्रह जब चुनाव का वक्त हो तब आप बताइए। देखो, हरियाणा विशिष्ट है, चूँकि हरि आए, कृष्ण आए, और कहीं तो नहीं आए। और आए तो खैर उधर भी थे ब्रिज में, मथुरा वृंदावन सीरिया में आए थे, लेकिन वहाँ वो खेले कूदे बस। और जब उन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम दिया मनुष्यता को, तो वो हरियाणा में आए, कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने, चूँकि कृष्ण के जीवन से आप गीता को निकाल दीजिएगा तो कुछ खास बचेगा नहीं खेल कूद के अलावा। तो बहुत गंभीर संदेश यहाँ दिया, और उन्होंने ये सोच के दिया कि ये जो धरती है वो श्रेष्ठ लोगों की है, और यहाँ जब ये रण सजेगा तो शायद लोगों में ये उदासीनता आ जाए कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, अच्छे लोगों की धरती। लेकिन उन्होंने युद्ध करा भी, आयोजन करा उस युद्ध का। तो अब कुरुक्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र यहाँ भी चल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में कुरुक्षेत्र ही चल रहा है। अभी जो कुरुक्षेत्र, तो जितने भी नेशनल मीडिया वाले हैं वो हरियाणा का कुरुक्षेत्र चुनाव के बारे में इस तरीके से लिखते हैं। तो आप भी बड़े फेमस हो आजकल हरियाणा में, विभिन्न चैनल। मुझे नहीं लगता मेरी इस तरह की बातें लोग सुनेंगे तो दोबारा बात भी करने आएंगे मेरे से। ये चुनावी पर्यटन है, इलेक्टोरल टूरिज्म। तो मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है, बड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश मैगजीन्स के लोग मेरे से पूछते हैं हरियाणा के बारे में, और कई चैनल्स के लोग बात करते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की नहीं होती कि उन्होंने मुझे पूछा, मुझे इस बात का दुख होता है कि जहाँ 5000 से पहले कृष्ण ढूंढते ढांढते यहाँ आ गए, और आप दिल्ली में बैठ के हम 3 तरफ से आपको घेर रहे हैं हरियाणा वाले। तो इतना समय कभी कभी वैसे ही एक पर्यटन की दृष्टि से भी निकाल लिया हरियाणा को समझने का, क्योंकि हरियाणा हमेशा दिशा देता है, और अब फिर से दिशा देने वाला है। किसको? और दिशा ना दे जाए इसलिए तरह तरह के अवरोध भी खड़े किए जा रहे हैं। हरियाणा का आप देखो ना, छोटा सा प्रांत है, 90 विधानसभा, 10 लोकसभा, कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं करता पॉलिटिकली। बट यहाँ कुछ भी इस तरह का चुनावी जब उपक्रम होता है तो सारे देश की निगाहें जुड़ जाती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ लेता है। जैसा आप ताज़ा संदर्भ में बात करें कि हरियाणा का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद में महाराष्ट्र का चुनाव होगा, झारखंड का चुनाव होगा, ये सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए थे। तो पहले तो शुरुआत यहीं से हो गई कि हरियाणा को आपने पहले क्यों लिया। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली लीडरशिप अगर 4 छोटे छोटे प्रांतों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, तो ये हरियाणा ने सवाल खड़ा किया ना। हरियाणा के लोगों ने कहा भी उसी समय उनको या तो हमारे साथ ले यहीं करा दो, या जब वहाँ कराने तब हमारे करा लेना। तो हरियाणा एकदम से सुर्खियों में आ गया। अब हरियाणा का महत्व इतना ज़्यादा है कि जो सत्ताधारी दल है उसे पता है कि अगर हरियाणा हम हारे, यदि वो लगा रहे बस, तो लगभग स्थिति स्पष्ट है, तो इसका ना विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। महाराष्ट्र की राजनीति वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हर लिहाज से। और मोदी जी की लोकप्रियता जो गिरी है लोकसभा चुनाव के बाद में, उसको जैसे तैसे थाम रखा है, कि नहीं गिरी नहीं है और ठीक है। अब ये इन राज्यों के जो चुनाव हैं, खासतौर से हरियाणा के, ये एक अजीब सा संदेश देंगे कि शायद वो एक स्पेंट फोर्स बन चुकी है और धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। चूँकि उत्तर भारत में अब एक तो उत्तर प्रदेश जैसा प्रांत, वहाँ नंबर 2 की पार्टी होगी भाजपा। इस पर बड़ा चिंतन होना चाहिए था। जो सबसे ज़्यादा एमपीज देती है और भाजपा को ताकत देती रही है, वहाँ सपा जैसी पार्टी है नंबर 1 पे आ गई है। अब हरियाणा में अगर इस तरह का परिवर्तन हुआ तो एक मैसेज ये जाएगा कि समूचे उत्तर भारत में भाजपा के लिए लक्षण शुभ नहीं है। तो वो एक, जब से शुरू से मैं देख रहा हूँ कि डैमेज कंट्रोल पर लगे हुए हैं भाजपा के लोग। पहला स्टेप उन्होंने ये कहा कि जो 9-9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहा यशस्वी लोकप्रिय, उसको हटाया। ये सार्काज़म था।
नहीं थे, भाजपा के लोग कहते हैं कि ये यशस्वी थे, लोकप्रिय थे, उनको हटाना। अच्छा। तो लोग तो अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, वो पूरा देश मोदी जी की तरह तो नहीं सोचता कि क्यों हटाया, अगर वो बहुत सफल थे तो उनको हटाया क्यों। दूसरे जो उनकी जगह लाए वो उन्हीं की चॉइस थे, उनसे पूछा गया था कि आपको हटा रहे हैं, आप बताइए किसको लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक शिष्य हैं, ये बहुत सेवा की है इन्होंने और इनको आप समाहित कर लें इसमें। पॉलिटिकली वो उनको सूट करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है, कोई बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा उत्तर भारत में था नहीं। तो उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे कि एक तो हरियाणा का जो ओबीसी क्लास है उसका समर्थन मिल जाएगा, प्लस अन्य जो आस पास के एडजॉइनिंग प्रदेश उनमें भी एक मैसेज चला जाएगा। तो बोले ठीक है ये। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब आते हैं, उनकी जो जनसभाएं आ रही हैं, जो हो रही हैं, उनकी भीड़ ये बता रही है कि जो अब सरकारी तामझाम है, जो पार्टी का तंत्र है, वो भी उनके लिए भीड़ नहीं जुटा पा रहा है। और जो संसाधन वो खर्च करते थे भीड़ इकट्ठे करने पे, उसमें भी कहीं उन्होंने कंजूसी बरतनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों? मतलब अगर आप चाहेंगे तो आप पैसे के बलबूते पे तो ला सकते हैं लोगों को, लेकिन वो ये भी नहीं कर रहे। वो इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में 5-7 हज़ार लोग आ गए। 5-7 हज़ार ही थे? और कुरुक्षेत्र में तो 5 हज़ार ही थे, इसमें गोहाना में 8-10 हज़ार बताते हैं। भीड़ को लेकर तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, है ना। और अखबार वाले भी नहीं बताते क्या है, वो लिखते हैं वेल अटेंडेड मैसिव। मैसिव का तो अब प्रचलन ही नहीं रहा, मेमथ रैली, उस तरह की चीज़ तो है नहीं, तो कोई आइडिया नहीं लगता। बट हरियाणा के लोग जानते हैं कि जिस तरह की सभाएं मोदी जी की होती थी पहले, उनमें बहुत गिरावट आई भीड़ में बहुत ज़्यादा, और जो उत्साह देखने को होता ना क्राउड का, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। और जिसे वो पप्पू कहते थे, उसकी अभी हुई है सभा संत में कल। हाँ, तो भीड़ के लिहाज से भी वो प्रधानमंत्री की सभाओं से ज़्यादा थे। और जिस तरह का माहौल वहाँ बनाया कि लोग सुबह रहे थे, सिसक रहे थे, रो भी रहे थे, कि ऐसी चीज़ उन्होंने छेड़ दी कि हमारे बच्चे वहाँ जान हथेली पर रख के जाते हैं अमेरिका वगैरह देश रोजगार के लिए। अगर 20 लोग जा रहे हैं तो पता चला 4 ही वहाँ पहुँचते, 16 रास्ते में मारे गए, लाश पड़ी और हम छोड़ के जा रहे हैं। तो लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया इन चीज़ों से। पहली बार किसी ने हरियाणा के बुजुर्गों का, उनके माँ बापों का दर्द समझा। भाजपा कह सकती है ये नाटक है, नौटंकी है, बट जिनके दिल पे गुजरी है, जिनकी ज़िंदगियाँ से प्रभावित हो रही, वो तो महसूस करते हैं। एक इश्यू तो है ये। मुझे ये लगा, अपने जितना करीब 67 साल की मेरी उम्र होगी, कि पहली बार कोई बहुत संवेदनशील मुद्दा। एक फिल्म आई थी एक ज़माने में संजय दत्त वाली, वो चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई, उसकी याद आ गई, है ना, कि पैसा तूने बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। हाँ। और अब ये समस्या हरियाणा में हो गई। हरियाणा का नौजवान हरियाणा में अपने लिए कोई संभावना नहीं देख पा रहा। ये स्टेट का काम था, वो सही तरीके से जाए, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, कुछ कंट्रीब्यूट करें, वेलकम है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके वो जाए, माँ बाप की ज़मीन बेच के जाएँ, पुश्तैनी ज़मीन, या 2% का ब्याज लेके जाएँ। तो अगर ऐसे इस तरह के मुद्दे उठेंगे, और ये सच है, ज़िंदगी का सच है। रसिया में भी तो एक हरियाणा का लड़का गया था जो रसिया यूक्रेन वॉर में मारा गया था, जिसको वहाँ पे रिक्रूट कर लिया। नहीं, बहुत जाते हैं। अभी आपने हरियाणा सरकार ने हमारे बहुत नौजवानों को इजराइल भेजा, उनको स्किल लेबर चाहिए थी, और वो बाद में उनको ससम्मान वापस भी कर दिया गया कि इनकी स्किल हमारे काम से मैच नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसकी हाइट ये है कि लोग अपने परिवार को छोड़ के भी रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं। नंबर 2, इजराइल गए थे, वापस भेज दिए गए, मिसमैनेजमेंट। ये इंडिकेशन है कि स्किल जनरेशन क्वालिटी का नहीं है। इन ऐसे मुद्दों की चिंता स्टेट या उनकी लीडरशिप नहीं करती, और अगर चुनाव के माध्यम से ये मुद्दे आ गए, मैं तो इसे बहुत बड़ी सफलता मानूं। सरकार किसी की बने ना बने वो एक अलग इशू है। कम से कम हरियाणा के लोग अपनी बिल्कुल इस चुनौती से की चर्चा तो कर रहे हैं। हाँ। एक बाहरी आदमी ने, राहुल गांधी ने आके ये तो बताया कि यहाँ के बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं,
और वहाँ बच्चे दुखी हैं, वो बता रहे हैं कि हम 35 लाख 40 लाख रुपए, और राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि 50 लाख में आप कोई धंधा हरियाणा में कर सकते थे, तो वो कहते कोई स्थिति नहीं है ऐसी। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं होती नहीं भाई। आप 83-84 करोड़ लोगों आप जिनको 5 किलो आटा दे रहे हो, वो तो है ही नहीं इस रेस में, निकाल दो बाहर, तो कितना हिंदुस्तान बचता है। बहुत सौ को जरूरत नहीं है ऊपर वालों को। जो लोअर मिडिल क्लास है, अगर वो हरियाणा जैसे प्रांत में 50 लाख लगा के भी उसको लग रहा है कि कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ज़मीनें महंगी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये मुद्दे हैं जिस पे हमारे नेतृत्व को सोचना चाहिए। हम जैसे लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, बिजली सड़क पानी, वो जो क्वालिटी 60 के 70 के दशक में थी, आज भी वही मुद्दे हैं सारे के सारे। चुनाव हमेशा अगली पीढ़ी के लिए होना चाहिए कि हम उन्हें क्या क्या दे पा रहे हैं, क्या सौंप के जाएंगे। एक मुद्दा और भी है सर। कल मैं असम में था तो वहाँ पे मैं एक लेडी से बात कर रहा था जी। तो बोल रहे थे कि भाई ये क्या होता है, ये जिसको पीटते हैं, क्या था वो जिसको, नहीं वो जीरी जीरी जीरी, हाँ जीरी, बैटरी बेल्ट है। हाँ वो उसको निकाल रही थी, मतलब जो भी वो प्रोसेसिंग होती है वो कर रही थी। तो बोल रही थी कि मैं घर ही जाऊँ, तो घर न जाने के बाद उसके बाबू ने 200 तो उसने छोरन चाहिए, और 200 चाहिए बाबू ने, 200 की बोतल वो पे होगा, 200 की वो पे होगा, और 5-6 गांजा पीने के 9 रुपये चाहिए। तो कई बार तो हमने बेरा कौन बटा गांजा पी के आ रहे लाल इसकी आँख रहे तब बेरा बटा नहीं, ये हालत है। नीले इसके पास में 17 गांव है, बेरा उड़े गांजा मिले हैं, तो गांजा दारू रात दिन न्यू रहा सकता। तो ये जो नशे वाला सिस्टम है, और स्पेशली सेंट्रल हरियाणा से उस साइड का जो है, मैं ये कह रहा हूँ आदित्य जी, मत बोलो जड़ सर। में जाओ। हाँ क्यों नशा कर रहे हैं वो लोग? नशा क्यों करता है आदमी? वो अपने वर्तमान को भूलना चाहता है, सो सिंपल। आमतौर पर जो पैथोलॉजिकली एडिक्ट है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आप अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से, चुनौतियों से थोड़ी देर के लिए पलायन करना चाहते हैं। वो नशा किसी भी किस्म का हो सकता है। जब आप दोस्तों के बीच में चले जाते हैं अकेलेपन से निजात पाने के लिए, रिलीफ एक तरीके है ना। हाँ, तो अब जो सॉफ्ट आदमी है वो उस तरीके का कर लेगा, लेकिन जो इतना उदास है, इतनी निराशा उसकी ज़िंदगी में है, और उसको ये बताया गया कि जो ड्रग्स और अल्कोहल है ये उसको ले जाएंगे दूसरी दुनिया में, तो उनका सहारा ले लेता है। इसके सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? हो रहा है, और आपने हरियाणा के हर 2-3 किलोमीटर पर शराब की दुकानें खोल रखी, स्टेट ऑफर कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज की चिंता हो सकती है, स्टेट की चिंता नहीं है। देखिए किस लेवल पे चीज़ ऑपरेट हो रही है। इधर आप जाएंगे सिरसा, फतेहाबाद, जो पंजाब से राजस्थान से जुड़ा एरिया, वहाँ पे चिट्टे की प्रॉब्लम है, गांजा ज़बरदस्त है। उसको केवल लफाजी हो रही है कि हम आएंगे तो हम ख़त्म कर देंगे। 10 साल से जो लोग थे उन्होंने ख़त्म क्यों नहीं किया? क्या बहुत बड़ा काम है ये? उन लोगों को पता है वो अगर आप तो फोकस सरकार को तो करेंगे पता ही किसी होगा। एरिया पे, पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके तरीके ढूंढिए। दिक्कत ये है कि हमारी राजनीति के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने सब कुछ नेताओं के और अफसरों के ऊपर छोड़ दिया। सोसाइटी अपने आप को अलग रखती 5 साल। इन मुद्दों पे, इन समस्याओं पे जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज के लोग, वो बात क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ ठीक है, आप सदन चलाते हैं, 2.5-3 दिन का सदन होता है, उसके बाहर भी तो ज़िंदगी है। हाँ, ये जो MLAs हैं आपके, जिनके तकिए के नीचे रोज़ सुबह 10,000 आप रख देते हो, जनता रख देती है कि ये ले, और जो तुम्हारा जो टैक्स बनेगा उसका वो भी हम दे देंगे। ठीक बात है। तो वो बड़ा गंदा शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बास्टर्ड कर क्या रहे हैं? 12,000 में, 15,000 में हमारा बच्चा रात दिन पसीने बहा रहा है, गालियाँ सुनता है निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में, जिसे हम रोज़ के 12,000 दे रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कम से कम 9 से 5 की नौकरी तो कर ले वो बैठ के, और जय समाज के विभिन्न तबकों में आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम क्या, और उन्हीं से पूछे इसका क्या हल हो सकता है। सोल्यूशन वो तो हो नहीं रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन जैसे 60-70 के दशक में हो रहे थे, थोड़ा सा क्वालिटेटिव या टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से वो थोड़े से और तो उस तरह के होने लगे, बट समस्याएं वही हैं। मैं बूढ़ा हो गया इन चीज़ों के साथ में, हमारे से पहले जो बूढ़े हो गए वो चले गए, और हम इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। 21वीं सदी के दूसरे डिकेड में हम कर क्या रहे हैं? और तब कर रहे हैं कि जब एक ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि पीछे कुछ नहीं हुआ, लोगों ने कहा चलिए मान लेते हैं, आप बार बार ये कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया।
आपने एक आता है कि उन्होंने 60 साल आपने उनको दिया, हमें 60 महीने दे दो, महीने तो 125 हो गए, कोई आमूलचूल परिवर्तन कुछ नजर आया? आज भी आप वही गिनवा रहे हो, इतने एयरपोर्ट बन गए, बनने थे। डेवलपमेंट तो डिमांड से क्रिएट होगा ना, अब बिना मतलब की थोड़ी लगा दोगे आप। तो वो तो करना है आपने, नेशनल हाईवेज बना दिए, वो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बनाने पड़ेंगे। आप कह रहे हो नेशनल हाईवेज को जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी सड़कें जोड़ रही हैं, उसको आप काम ही नहीं मानते। किसी नेशनल हाईवे में जाके कोई तो चीज़ सड़कें मिलती हैं जाके, हाँ ऑब्वियसली, वो तो पहले ही बनी होंगी ना। आप कह रहे हैं हमने डिस्टेंस कम कर दी, आज आप दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, मेरठ आप 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। पहुंच के करोगे क्या? बात तो ठीक, जाके उड़ करोगे क्या? तो कहते हो जी हमने सब ऑनलाइन कर दिया, अगर कंप्यूटर नहीं आता तो तुम ऑनलाइन कैसे करते? हाँ। इंटरनेट तुम्हारी डिवाइस तो नहीं है, तुमने तो इन्वेंट नहीं की। जो आदमी 80 के दशक में यहाँ कंप्यूटर ला रहा है, उसको आप कह रहे हो बेवकूफ़, उसने कुछ किया नहीं। भाई ये कोई अफ्रीका नहीं है जहाँ सीधे वाईफाई पहुँचा था और इंटरनेट पहुँचा था, वहाँ लैंडलाइन नहीं पहुँची। तो इस विकास को जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसको आप अपनी उपलब्धि मत मानिए। ऑनलाइन जो हरियाणा में बहुत बड़ा इशू बातचीत में निकल कर आ गया कि यहाँ पोर्टल के लोग खिलाफ हैं, ऑनलाइन के खिलाफ है। यंग बच्चे से आप मिलोगे, वो कहता है कि कंफर्टेबल है, मुझे बैंक में नहीं जाना, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसकी माँ नहीं करती, उसकी भाभी नहीं करती, उसका बाप नहीं कर पाता। ये भी है, वो तो रहेंगे ना साथ में। और वो ट्रेडिशनली माइंडसेट भी तो और वही जो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको आप कैसे ट्रेंड करोगे? इस ऑनलाइन ने इतना बड़ा करप्शन का मुद्दा बना दिया हरियाणा में, जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। इवन जो फॉर्म भरे जाते हैं या पोर्टल पर लोग जाते हैं, उनसे भी पैसे लिए जाने लगे। तो भ्रष्टाचार के नए केंद्र और शुरू हो गए। मैं ये टेक्नोलॉजी जब आप कोई ला रहे हो तो उसके प्रोस कॉन्स पे समझिए, उनके क्या अगर उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स दुनिया भर के, वो बताएं। आप कहते हो जी नहीं, अब यहाँ जो आपके आईडी कार्ड बने हैं, प्रॉपर्टी कार्ड बने हैं, उसमें पता उनका वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा 10 साल से, 25% का हुआ है। तो अगर कोई आपका कोई योजना चल नहीं पा रही, तो कोई मिड कोर्स करेक्शन की कोई व्यवस्था है? ये जहाँ बैठ के दोबारा से ये करो, आप सीधे फाइन करना शुरू कर दोगे, इस डेट तक ये करा लो, नहीं तो फाइन हो जाएगा। और जो व्यावहारिक समस्या उनसे आप उसका कोई समाधान निकाल नहीं पा रहे। सर इसमें तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हरियाणा के चुनाव में। जैसे आप ये पोर्टल्स और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पब्लिक अवेयरनेस, अगर आपके पास आपकी पब्लिक अवेयर नहीं है उस टेक्नोलॉजी के प्रति और आप उनके ऊपर थोप रहे हो, तो एक बार के लिए 3, 4, 5 साल एक ट्रांजिटरी फेज लगेगा उसमें, होता है। ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, आज के दिन अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या पता इस चीज़ का बेनिफिट हमारे को 5 से 7 साल बाद दिखे कि 5 साल पहले हमने कर लिया तो रड़ पड़ गए, कम से कम उस 5 साल में इसको हमने सिस्टम को ठीक कर लिया। आप राजीव की बात कर रहे हो कि वो 82 में कंप्यूटर लेके आए, ठीक है, 80s में कंप्यूटर लेके आए तो हमारा IT रेवोल्यूशन 91 में हो गया उसकी वजह से। पर उस टाइम भी क्या वो लोग तैयार थे कंप्यूटर के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लोग, जो आज पोर्टल नहीं चला पाते। पर इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्या ये वो इशू है जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है, या इसके पीछे की कहानी कोई और है? देखिए, इस मुद्दे से तो हरियाणा का चुनाव सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। जो विपक्षी राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसने इसको इशू बनाया है। जो उनके नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये कहा कि जिस क्षण मैं आऊँगा सबसे पहले मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा, पोर्टल्स को। ये तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है वो भी कोई एक्सट्रीम पे जाकर बात कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है ख़त्म करना इन चीज़ों को, चूँकि वो काफ़ी उन्होंने यात्रा तय कर ली है। अब इसका तो बैठ के कोई समाधान निकालना पड़ेगा। रही बात ये कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, हिंदुस्तान जो है ना, एक उपन्यास आया था कमलेश्वर का, कितने पाकिस्तान। हाँ, तो मैं कहता हूँ कितने हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में 21वीं सदी के लोग भी हैं और 16वीं शताब्दी की मानसिकता के लोग भी हैं। अभी देख के आए हम, तरह तरह के लोग हैं, तो समाज का हिस्सा ना। ठीक है, आपने 10-5% लोगों को आपने ये बना दिया, एक्सपर्ट बना दिया इन चीज़ों का, और फिर उम्मीद कर रहे हो आपकी ये ट्रिकल डाउन होंगी, धीरे धीरे होंगी। आज जो कंप्यूटर 80 के दशक में आया था, आप उसका प्रयोग आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ है, कितने लोग कर पाते हैं?
तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश को, हमें देखना पड़ेगा कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे हम अपनी पॉपुलेशन को किस तरीके से उसके साथ साथ चलाएं। कुछ आपको सिंपलर तरीके ईजाद करने होंगे, टेक्नोलॉजी को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ आदित्य भाई कि इन मुद्दों पे तो हमारे चुनाव ही नहीं होते। पर अब की बार तो हो रहा है पोर्टल। अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है, अच्छी बात है शुरुआत हुई है। मैं इलेक्शन को इसी दृष्टि से अच्छा मानता हूँ। अदरवाइज तो हर इलेक्शन के बाद में हम जो एक संख्या है निर्धारित विधायक सांसदों की, उतने मूर्ख लोगों को चुन लेते हैं लेस रिवील के प्रिंसिपल पे कि पहले वाले से बेटर है। जब अगला चुनाव आएगा तो जिसको आपने चुना वो बकवास हो जाएगा, फिर आप फिर छोटी बुराई को चुन लोगे। ये तो चलता रहेगा प्रोसेस। इसमें भी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें भी दो चीज़ें हैं। जैसे ये पूरी बात करी, इसका कंक्लूजन ये था कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में भारी दिक्कत रही जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजिकली फॉल्ट हुआ। पर एक चीज़ सर मैं ये मानता हूँ, आप मेरे को करेक्ट करना, कि इशू रेसलर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, पोर्टल्स और 1 2 3 ये सारी तो कहने की बातें हैं, ये तो 5% इशू है। असली इशू तो ये है कि 10 साल की भाजपा की सरकार, उनकी गवर्नेंस में गड़बड़ी, जाटों का चीफ मिनिस्टर ना होना, बार बार उस बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करना, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली तो बोल नहीं पा रहे कि भाई हमारा यूँ नहीं था, तो पोर्टल लगा दो आगे, हमारी पहलवान पीट दी, हमारा किसान पीट दिया, या वो कर दिया। तो अपनी भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए हमने ये लोकल इश्यूज लेके आ गए। हमने इन द सेंस कि लोग कर रहे हैं, पर जो असली मर्ज जो है वो तो यह है कि खट्टर और सैनी मुख्यमंत्री क्यों है, जाट क्यों नहीं है। हाँ, इससे मैं इसको निगेट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहना कि किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा तो हरियाणा वाले बता रहे हैं बार बार कि हमें MSP चाहिए। 700 लोग शहीद हो गए, मेजोरिटी उसमें हरियाणा के लोगों की थी, और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, और इतना बड़ा मुद्दा बना कि प्राइम मिनिस्टर को वापस करने पड़े काले कानून। अब फिर से धीरे धीरे एक शुरुआत हो रही कि उनको फिर लाया जाएगा। इस देश की जो सबसे बड़ी किसान मसीहा है श्रीमती कंगना रनावत जी, किसानों की नेता हैं, जिन्हें बड़ा अध्ययन उन्होंने किया है एग्री सेक्टर पे, तो उन्होंने कहा कि इसको लाया जाएगा दोबारा से, है ना। और जो उन्होंने कहा तो मुझे ज़्यादा संभावना लग रही कि इस पर शायद सरकार ज़्यादा गंभीरता से विचार विमर्श करे। तो हरियाणा के लोगों ने किसानों का मुद्दा बनाया। मैं इसको अदरवाइज कहता हूँ कि आप इसका पॉलिटिसाइज कर रहे हो इसको। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो शंभू बॉर्डर पर लोग बैठे हैं दे आर नॉट फार्मर्स, वो किसान ही नहीं है। इतनी सीधे सपाट वक्तव्य आप कैसे दे पाते हो कि वो किसान ही नहीं है, या वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो खालिस्तानी है वगैरह। देखिए, राजनीति समाज के थ्रू ही तो होके जाएगी। अब ये जो बात है ना कि भाई जो जाट हैं जिनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो अपना चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, उनकी चाहत तो 10 साल हुई नहीं पूरी। और क्या ये सरकार ये कह सकती है कि बिना उस सोशल ग्रुप की मदद के हम सरकार में आ गए? ये तो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना। 2014 के जाट समाज को हरियाणा के दी गई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जा रहा था, और उस आप उसको संभाल नहीं पाए क्योंकि आपने जो नए लोग जोड़े हैं अपने साथ में उनके इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। वो इस एक्सट्रीम पे आने चाहते हैं कि हमें जाट चाहिए ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि इसके माध्यम से और चीज़ों को ले आएँ और सामाजिक समूह जुड़ जाएं, तो उनमें भी रिएक्शन होगी। ये जो सोशल डायनेमिक्स है ये तो बदलते रहेंगे। ये कोई राजनीतिक दल इनको कंट्रोल करना चाहे सवाल नहीं उठता, और यही असल राजनीति है, और यही रिफ्लेक्शन डिफरेंट इशूज़ के माध्यम से आते भी हैं। तो अब सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो जाहिर सी बात है, सरकार कह रही कि नहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हम तो बहुत बेहतर काम किया। यानी जो जनता कह रही है, जिस पर वो सरकार बदलने के बोर्ड में, आज भी वो दल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। पर मान जाएगा तो हार जाएंगे ना चुनाव सर, कैसे माने? तो वैसे भी रहे नहीं, हार तो वैसे भी रहे। मुझसे क्या लवा दिया जिस चीज से मैं बच रहा था। नहीं, हम तो डिस्कस कुछ, और पूरा शहर 5 साल ये चिल्लाता रहा जी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी साफ मिल नहीं रहा है। यही चीज़ें 70s में जब मैं आया था रोहतक में, तब भी यही इशू थे सारे के सारे। और इस सरकार ने नया प्रयोग किया, इन्होंने एक टर्म गढ़ी सुशासन सहयोगी, कि गुड गवर्नेंस के लिए हम सुशासन सहयोगी लाएंगे। जो हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा है ब्यूरोक्रेसी का, वो इन्होंने मान लिया कि वो काम नहीं कर रहा।
हमें एक डिप्टी कमिश्नर के साथ में एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी चाहिए जो अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हो, जिसने IIM किया हो, जो हमारे इस तथाकथित मूर्ख डिप्टी कमिश्नर को, है ना, दुनिया पर सर की इसमें बदलती गलत दुनिया क्या के है? साथ में कर ले। पर गलत क्या है? रिजल्ट क्या है? गलत तो कुछ नहीं, उसका रिजल्ट बताओ ना। आपने हमारे टैक्स के पैसे से उस आदमी को तनख्वाह दी जिसको चुनने का अधिकार केवल आपको था। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकले, नहीं निकले थे, कोई कुछ भी नहीं निकला, निकलते हैं सर। कुछ भी नहीं CM निकला। एसोसिएट्स के पर्टिकुलर फॉर्म निकलते अच्छा हैं कि चलिए, आप अप्लाई कर सकते हो। निकले, हो गया, ठीक है। अब आप उनकी अचीवमेंट तो बताओ क्या करा। हाँ उनका क्या आपने ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में हमारे डिप्टी कमिश्नर से जो हमारे अधिकारी थे वो बेवकूफ़ थे? इससे कोई हमें एडिशनल बेनिफिट हुआ है क्या? इसमें सर एक चीज जो उनका लॉजिक रहता है वो ये है कि सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं वो एक तरीके के एनवायरनमेंट में रह के लथार्जिक हो चुके हैं या एक तरीके का माइंडसेट हो चुका है। मुख्यमंत्री का है तो ना। यंग ब्लड आएगा तो वहां पे यंग ब्लड 20 से 25 साल के बच्चे आएंगे, वो तो सही आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को और डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को बता पाएंगे। 20-25 साल का लड़का एक 55 साल के IAS अधिकारी को वो काम करने देगा उसको? नहीं वो तो उनकी क्या वो रिपोर्टिंग CM इतना काइंड हार्टेड है कि वो उसकी बातें सुनेगा? नहीं ऑब्वियसली नहीं है, भारत मैं ये देश में कह तो रहा नहीं हूं है। कि अगर आप सुशासन और पारदर्शी सरकार की बात कर रहे हो तो आप हमें बताइए कि जो लोग आपने अपॉइंट किए थे ये जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, इनका आउटपुट क्या है? फाइनल आउटकम क्या रहा? बताओ हमें। और क्या अब हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी सामर्थ्य होगी कि अब इनकी जरूरत नहीं है? आप तो लेटरल एंट्री पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसी स्तर के लिए ला रहे हो। अब तो साजिश देगी ना कि इतने सेक्रेटरीज हैं, इतने हम बाहर से लेंगे निजी कॉरपोरेट से और वो यहाँ के गाइड करें। यार टोटली कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट मुझे कहीं क्लियर ही नज़र नहीं आती। आप एक और देखिए, बड़ी समस्या हरियाणा में, यहाँ कुछ समाज सेवी हर बार चुने जाते हैं। वो समाज से भी है ही नहीं सर। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी पब्लिक पे और एक अपना आधार बनाते हैं, उनको लोग उस आधार पे वोट देते हैं और वो MLAs वगैरह बन जाते हैं। हमारे यहाँ महम कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट MLA जो अभी तक थे, उन्होंने बसेज चलाई कि गांव की जो लड़कियां हैं वो शहर तक आए पढ़ने, तो उनकी बसों में आ जाएं तो दे विल फील सेफ, सुरक्षा भी हो जाएगी और उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। क्या ये किसी प्राइवेट आदमी की ड्यूटी है या ये स्टेट को इंश्योर नहीं करना चाहिए कि जो लड़की 20 किलोमीटर से चल रही है तो उसको बस मिल जाए टाइम पे और वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए? इस गैप को कोई प्राइवेट आदमी क्यों भर रहा है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपना, है ना। और वो बिना इंटरेस्ट तो कर नहीं रहा। उसने चुनाव लड़ने की सोची तो उसे लगा ये स्टेप है, तो मैं तो इसे भी स्टेट की फेलियर मानता हूँ। मेरी सुरक्षा सरकार करे ना। हाँ स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है। अब कल आदमी ये कहे कि आप निकलना है यहाँ से और हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कोई नहीं मानेगा और उसके बाद में वोट आपने देना है। मैं आदित्य जी एक सामान्य बातचीत नहीं कर रहे हम इस इलेक्शन के बहाने बहुत बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं जो होनी चाहिए, आज होनी चाहिए और 15-20 साल के बाद हरियाणा में जो चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वाले एक पायलट प्रोजेक्ट की कंसेप्ट होती है हर जगह है। हाँ। कि आप कुछ क्षेत्रों में करके देके, डिफरेंट एज ग्रुप में उस काम को करके देके तो कुछ चीज़ें सामने आएगी। वो कहाँ गया ढांचा जो हमें दिशा देता है? और आप डेमोक्रेसी को केवल ये मान के चलो कि ब्यूरोक्रेट से चले, ऐसे नहीं होगा। डिफरेंट जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर, आप उनका कोई रोल ही नहीं। खाली वोट दिया और 5 साल ये फिर अगले 5 साल बाद फिर बात होगी। सामाजिक जनतंत्र जब तक नहीं होगा तब तक इस लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। ओके। पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहिए। कोई पूछता ही नहीं हम आके। आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि एक ओकेजन है, अगले 5 वर्ष हम बीच में कभी बात नहीं करेंगे इन मुद्दों पे। और अभी भी बहुत सारी जो डिस्कोर्स चल रहा है ना, वहाँ ये चीज़ें नहीं जो आप हम कर रहे हैं। मैं BCO इंटरव्यू दे चुका हूँ, पहली बार हम इस तरह की बात कर रहे हैं और किसी बिना प्लानिंग के अंदर से ये चीज़ आ रही है। हाँ कि ये होना चाहिए, बट नहीं हो रहा। और ये केवल हमारी अकेले की सोच नहीं है, इस प्रदेश के लाखों युवा इसी तरह सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई उनको एड्रेस नहीं कर रहा। इतने बच्चे हमारे अवैध तरीके से छोड़ी जो NRIs हैं, अब उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं आइसोलेशन में, नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर देम। क्या स्टेट का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी सैलरी का इतना बड़ा पोर्शन यहाँ दे रहे हैं टैक्स के रूप में, कि आप उनके पेरेंट्स की बात करिए। आप शहरों में चले जाइए, एलीट कॉलोनीज़ हैं,
पॉश कॉलोनीज हैं, वहीं पे स्लम्स हैं, लोग नारकी जीवन जी रहे हैं। क्या उन लोगों में कभी असंतोष नहीं होता होगा इन चीज़ों को देख के? आप शहर के हिस्से में जाते हैं, रोहतक में जाइए, डी पार्क पे आपको सब ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी दुनिया भर की, ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। और उसी शहर में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ ही नहीं, बस पड़े हैं। कौन चिंता करेगा इनकी? अब 3 दिन पहले आप दारू बटनी शुरू हो जाएगी, उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड नशा वो पहुंचा दिया जाएगा। उनके पास ना सपने हैं ना योजनाएं हैं। ये काम कौन करेगा सपने और योजनाएं देने के? और 2 चीज़ें हैं। जो पहली बात, हम जैसे बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि वो बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे कश्मीर का पे उन्होंने धारा 370 का, या कोई भी बड़ा डिसीजन, एयर स्ट्राइक का हुई ना हुई, एक डिसीजन उन्होंने बोल्ड लिया। पर जब वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद क्या, उसमें वो गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए, उनके बोल्ड डिसीजन से किसी को कोई परेशानी नहीं। नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल होने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स मुझ में आ सकता है कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल है। सवाल ये है कि जब आप पूरे 70 साल के अचीवमेंट को निगेट करते हो कि वी आर द फर्स्ट, हमने किया, प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, मैं, और इस प्रोसेस में वो अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। पिछले चुनाव में बार बार वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं देखना, सिर्फ मोदी को देखना। कौन सा लोकतंत्र है ये? मतलब एक आदमी पे इतने बेस्ड हो गए। आज ही मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कोई पत्रकार उससे पूछ रहे हैं, और वो जो सो कॉल्ड अंध भक्त वो कह रहा है कि मोदी के जाने के बाद ये देश बर्बाद हो जाएगा, वो परमात्मा है। और मुझे भी सच में कई बार लगा कि हम शायद गलत हैं, वास्तव में देश खत्म हो जाएगा मोदी जी के बाद। थैंक गॉड कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, और हमें लग रहा है 500-700 साल रहेंगे तो देश इस बहाने बच जाएगा। पता नहीं हो क्या रहा। आप अपने एंसेस्टर्स की प्रोग्रेस को अपने में शामिल कर लो यार, क्या दिक्कत है? आप कहते तो सब कुछ मेरे से स्टार्ट हुआ है, पर वोट तो नहीं आएंगे उससे। आप करके तो देखो। आपकी पार्टी के सामने आपने इतना बड़ा सवाल कर दिया, पार्टी भी से कई बार गंभीर होगी। बीच में चर्चाएं होती हैं कि ये 75 साल के होने वाले हैं, तो बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, 75 को हो जाऊँ, 80 को हो जाऊँ। उधर से राजनाथ सिंह नहीं 29 का चुनाव भी यही करेंगे, वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, क्या करें। अमित शाह कहते हैं 34 वाला भी नहीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप इस देश के डिस्कोर्स पे अगर आप ठीक से सोच लें ना, तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, देश छोड़ने के। नहीं छोड़ने के नहीं। ये जो हरियाणा में प्रचलित है ना, ये आपको लेना पड़ जाएगा, चिट्टा खाना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग शांत होगा। हम कहाँ आ गए? भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति और दर्शन में साफ है कि वो व्यक्ति केंद्रित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनके यहाँ व्यक्ति की पूजा होती ही नहीं। देयर इज नो पर्सनैलिटी कल्ट इन हीरो वर्शिपिंग है नहीं। वो झंडा खड़ा करते हैं, वो गुरु है। और उसके आगे मैंने देखा कि कोहरे भरी सुबह में ना कोई एक स्वयंसेवक खड़ा होता है, ये करके ध्वज को प्रणाम करता है। वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, लेकिन उसका आप पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन देखिए कि उस सोच से जो आदमी निकला है वो पर्सनैलिटी कल्ट का सबसे बड़ा प्रतीक है। पूरे विश्व में बता रहा हूँ, भारत में वहाँ तो करोड़ जगह तो बदल जाते हैं लोग, और इतनी निर्भरता नहीं है कि ट्रंप जाएंगे तो क्या होगा, बाइडेन जाएंगे तो अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। बट ये फीलिंग हमारे यहाँ दी जा रही है। ये तो है। तो तमाम सारे इश्यूज हैं। पर एक बात और बताओ सर, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। और हाँ, स्ट्राइक वाली बात कर दीजिए। ये इस देश में एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई जिसने ज्योग्राफी करी 2 हिस्से कर दिए पाकिस्तान के, लेकिन आपकी भाषा घर में घुस के मारा। और पीछे भी इस देश में 15-20 करोड़ लोग जो हैं इस भाषा को पसंद करने वाले हो गए हैं। हाँ, है ना, क्योंकि उनको लीडर चाहिए ना उस तरीके का। अब देखो, पहले ये चीज़ें फिल्मी प्रभाव से होती थी, अब एक व्यक्ति के प्रभाव से होती हैं। घर में घुस के मारा, लोग सोचते हैं नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि शायद हमने पहली बार घर में घुस के मारा। लोग पहले भी मारते थे, लेकिन अब आपने देश की सामरिक आपकी जो नीति है, जो विदेश नीति है, उसको लोगों के बीच में बता दिया। और यहाँ तक हो जाएगी कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम 2 देशों के बीच के युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो एक तो प्राउड मोमेंट तो है ना सर ये। हाँ है, वो दरिद्रता तो नहीं, दरिद्रता तो नहीं वो दिखता। कहें ना, हम तो पुराने तैयार भारत बैठे हैं, फिर से थाली बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कोई कहेगा तभी बजाएंगे ना, क्योंकि हम अपने आप तो कुछ करते नहीं। अगर वो ये कहें कि हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने थाली फोड़ी नहीं, वो बजाओ। हाँ, और आप करो तो हम तो करेंगे। जब वही हमें बताते हैं अमेरिका में जाके, जब एनआरएच के सामने होते तो वो कहते हैं कि सारा विश्व देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, भारत पर नजरें टिकी हुई हैं।
हम भी दुनिया से, हमारे भी संबंध हैं बाकी दुनिया से, हम भी पूछते रहते हैं उनसे कि भाई आपको क्या लगता है कि सारा मतलब सारा विश्व देख रहा है हमारी तरफ, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका है ना, और सेंट्रल अमेरिका, सारे के सारे इसी काम पे बैठे हुए हैं कि भारत क्या करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। बड़ी अच्छी बात है सुनने, भारत बदलता है तो विश्व बदलता है, और 2047 का ऐसा भारत होगा। मेरी ज़्यादा जीने की तमन्ना नहीं थी, लेकिन अब मैं रोज़ शताई होने की कामना करता हूँ ताकि 2047 का भारत में देख पाऊँ। अब वो इसी फ्रेम में आ रहा है मोदी जी वाले। आपने कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा दिया देश का, नो डाउट, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लग रहा है कि हम विश्वगुरु बन ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहना सरल संपत सरल का कि आउटर पर खड़े हैं, बस पहुंचने वाले। मेरे कहने का आशय ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस किडिंग जो हम कर रहे हैं, कि भैया गंभीर सोच ले आओ, चिंतन मनन करो। बड़ा देश में पोटेंशियल है, बच्चे हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ये अपने घर भरने की नीति, चाहे किसी भी दल के हों, सबने एक ही काम किया है। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा कोई पाप नहीं जो कांग्रेस ने ना किया हो, और ऐसा भी कोई पाप नहीं जिसको भाजपा ने ना रिपीट ना किया हो। आप अपनी हर कमजोरी को इस आधार पर छुपाते कि उन्होंने भी तो किया था। अगर वहाँ सुशील शर्मा है जिसने अपनी पत्नी को तंदूर में भून दिया, ऐसा कोई भाजपा का नेता करे तो उसका आप उदाहरण है, उन्होंने तो किया था, तब तो आप नहीं बोले। मतलब किस तरह का डिफेंस है ये? हाँ, ये थे तो हम भी हैं। तो भाई साहब, इन सारे चीजों को देख के अगर कुत्ते नहीं भौंकेंगे, खुश नजर नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे आदित्य जी, ये बताइए। और मनुष्य की हरकतों को देख देख के वो समझ नहीं पा रहे कि हम हो क्या रहा है। और आपने बहुत अच्छी चीज, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और पत्रकार या कोई इस चीज को नोटिस करेगा कि यहाँ लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और वहाँ कुत्ते, बिल्ली या जानवर क्या सोच रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। अरे सर कोई नहीं, मैं उचारना में ले चलता हूँ आपको। बड़ा एक इंटरेस्टिंग आदमी मिला, उसने कहा कि मेरा वोट उस आदमी को जाएगा जो हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाए। मैंने अच्छा, फिर उसने बोला कि एक पर्सन मैं सबसे पूछता हूँ, कांग्रेस का अर्थ बता दो मुझे, कांग्रेस है क्या, डेफिनेशन क्या होती है। और तीसरा उसने कहा कि भाई स्वतंत्रता और कांग्रेस के साथ साथ में हमने न्यू निवेर हमारा होना किया है चुनाव में। तो कांग्रेस का अर्थ बताना था उन्हें। कांग्रेस का तो अर्थ बता के आ गया, बता देना। हाँ, और क्या प्रॉब्लम रहेगी बाकी? फिर दूसरी बात ये रही थी कि स्वतंत्रता जो है ना, जो स्वतंत्रता बढ़ाएगा उसको वोट देने हैं। तो मतलब मेरे को जो ये समझ में आया कि ना तो उनको बीजेपी को देने, ना उनको कांग्रेस को देने, और वो किसी ना तीसरे को देने। अब उनको वोट किसको देने, ये इस बात का आप कंक्लूजन बताओ। आपको उनसे ये पूछना था कि स्वतंत्रता का अर्थ वो क्या मानते हैं, और क्या डज ही डिजर्व फ्रीडम। वो इसके लिए स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में फ़र्क करना पड़ेगा कि स्वतंत्रता अपने साथ में बहुत सारी ड्यूटीज़ लेकर आ रही है। क्या उन लोगों को करते हैं? वो स्वतंत्रता मांगने का हक केवल उस आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रॉपरली किया हो। सर इसमें फ्रीडम जो है ना, बहुत रेस्ट्रिक्टेड शब्द है, ऐसे नहीं होता फ्रीडम। कौन स्वतंत्रता देगा और किस चीज़ की देगा? स्वतंत्रता है तो अंदर से हैं। आप समाज में जब रहते हैं, आप गैर सामाजिक आचरण नहीं कर सकते, किसी ने नहीं दी वो। आप दारू पी पे गाली देते हो, मोहल्ले में जाओगे तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट कर देगा। अच्छा, और आमतौर पर लोग नहीं करते। तो स्वतंत्रता अंदर से उपजी हुई भावना है, वो एक जिम्मेवारी के साथ में। मतलब फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फ्रीडम क्या देगा? फ्रीडम है, आपको सब कुछ करने की फ्रीडम है। इस सरकार को जिसकी मैं इतनी देर से आलोचना कर रहा हूँ, फ्रीडम तो इसने भी दे रखी है। अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बहस उठती कि साहब की स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, मीडिया पे कब्जा है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं रोक रहा। रवीश कुमार का चैनल भी चल रहा है, अभिषेक शर्मा भी अपनी भाषा बोल रहे हैं, वाजपेयी को बोल रहे हैं, सबको तो छूट है। वो कहना तो ये चाह रहे थे कि मेरे पास जगह नहीं है वोट डालने के लिए, डाल लूंगा। बट डालो, नोटा का विकल्प दिया तो है, बीजेपी वाला भी सर सारे इसी व्यवस्था ने आपको नोटा का विकल्प दिया कि आप किसी को वोट मत दो। अब नोटा का भी अगर कोई अल्टरनेटिव थॉट है उसके सज्जन के दिमाग में तो बताएं। आप बताया उसने, वो कहीं और पर सुनने को मिला जी। उसने बताया कि मैंने बोला जेजेपी बाडडा में बताया, मैंने बाडडा में बात कर रहा था कि भाई जेजेपी की भी फाइट लग रही है। बोले जेजेपी की फाइट है नाटो के साथ, नाटो के आ गए। बोले वो तारजी से बाढ़ गिर हुए, बोले नोटा के ज्यादा रहेंगे कि जेजेपी के ज्यादा रहेंगे। देखिए
हाँ चलो घोर राजनीतिक बात कर लेता हूँ। ये घोर राजनीतिक बीजेपी 5 साल पार्ट रही है, लगभग 4.5 साल बीजेपी का। और अब लोगों को हरियाणा के जो ट्रेंड हमें सुनने को मिल रहा है, उन्हें ये भी डाउट है कि दुष्यंत चौटाला अचानक से अपनी जमानत बचा पाएंगे कि नहीं। बहस इस पे हो रही है, नहीं बचा पाए। इस पे बहस हो रही है, सट्टा भी लग रहा है इस बात पे। तो एक आदमी यंग लड़का जो अमेरिका से पढ़ के आ रहा है मैनेजमेंट, और यंगेस्ट MP रहा है, जिससे ग्लोबल एक्सपोजर है तमाम चीज़ों का, वो सरकार का हिस्सा भी बन गया और बड़े महत्वपूर्ण महकमे थे, और अगले ही चुनाव में उसको हालत ये है कि पार्टी की एक सीट की भी संभावना नहीं हो रही है, और खुद उसकी जमानत जब्त होने की बातें हो रही हैं। तो इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ क्या इशू है कि लोग पीपल वांट टू पनिश बीजेपी, और चूंकि दुष्यंत बीजेपी का पार्ट रहा है, और बीजेपी भी बड़ी समझदार पार्टी है कि जितने भी घोटाले भाजपा के साथ जुड़े हैं वो सब अमूमन दुष्यंत के महकमों के हैं। अच्छा, अब समझ में नहीं आता कि कैबिनेट की सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चली गई, और मुख्यमंत्री क्यों ऑन नहीं कर रहा। मतलब बीजेपी के लीडर कह रहे जी इन्होंने क्या होगा, हमें तो नहीं पता। अच्छा भाई चीफ मिनिस्टर तो आप थे, इन्होंने क्या था। हाँ, छूट तो तो सोचते हैं कि ठीक है, ये जाट समाज जो है, जो दुष्यंत का समाज है, वो ये उसको ये शिकायत है कि तुमने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा और तुम हमारे उस मैंडेट को लेके भाजपा के साथ मिल गए, इसलिए हम आपको सज़ा देंगे। दुष्यंत ने भी ये मान लिया कि सज़ा मुझे मिलेगी। तो अब उनका तर्क क्या होता है कि मेरे पास तो 35 साल हैं, 40 साल हैं राजनीति करने के, आई एम टू यंग। ठेका ले रखे है उसने। हाँ देखो अब ऐसे ही हो रहा है। मतलब अब लोग ये कहते हैं कि भैया जो तुम्हारे वर्कर्स हैं, जो लोग इधर उधर के, वो अगर 35-40 साल उनके पास तो नहीं है ना, हर एक के पास। मरमरा जाएंगे वो तो। देवीलाल के टाइम के वर्कर है। हाँ, अब जैसे अब इंडियन नेशनल लोग दल से वो अलग हुए थे, उनको सपोर्ट मिल गया, INLD एक सीट पर रह गई थी, तो ये ताकत बन गई थी। बीजेपी का इतिहास ये है कि वो जिसको अपने साथ रखती है उस मित्र का कल्याण करके मानती है, सबसे पहले उसे निपटाते हैं। इतिहास साक्षी है, वो निपटा दिया। अब तो ये बड़े चौटाला के साथ हो रखे हैं, उनका भी करते हैं। तो होती रही, तो चलते रहते हैं ऐसे ही। मैं इसी बात में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कि 35-40 साल की वो बात करते हैं कि भाई 35-40 साल तक मेरे को राजनीति करनी है। इसका एक स्पष्ट संदेश जो मुझे समझ में आता है कि एक डायनेस्ट जो 25 साल की उम्र में MP बना, वो 14 में भी बन जाता, वो रूल ना होता तो वो 8 साल में भी बन जाता सर MP। ये भी है। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर इन राजनीतिक परिवारों में परिवार नियोजन की स्थिति ना होती, और जैसे महाराष्ट्र उसमें आपके महाभारत में मिलते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, अगर 90 यहाँ होते तो इन्हीं के बेटे विधायक बनने तो सारे के सारे। हाँ, ये तो बच्चे कम पढ़ रहे हैं, सीटों की कमी नहीं है। बड़ा कम पड़ गया। 6-7 लड़ रहे हैं अभी भी उस परिवार के, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ में, एक ही परिवार के साथ। और हरियाणा में हर सीट रिजर्व है, ये बता दूँ आपको। बिल्कुल, यहाँ केवल शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट नहीं है। यहाँ आप इतिहास उठा के देख लीजिए 50-60 साल से, जिस सीट पे अमूमन इक्का दुक्का का एक्सेप्शन मिलेगा, जिस बरादरी का आदमी बन रहा है वही बना रहा है। भाई रोड समाज की 2 सीटें ये, एक सैनियों की है, 3 यादवों की हैं, 6 गुजरों की हैं, ये इतनी, और सब वहाँ कोई और जाति में जन्मा हुआ आदमी वहाँ स्वप्न नहीं ले सकता नहीं कि मैंने बनना है। सर मैं उस बात को दोबारा आगे कंटिन्यू करता हूँ। 35-40 साल की वो बात करते हैं कि भाई 35-40 साल तक हमारे ने राज करना है। इस बात का एक स्पष्ट संदेश ये है कि हरियाणा के लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि एक डायनेस्ट अगले 25 और 35 साल तक भी उनको ग्रांटेड ले रहे हैं कि हमारे ही वोट देंगे। वो राजघराने तो है ही हैं। कांग्रेस ने भी अपने राजघरानों का खास ख्याल रखा है, और उन समाज सेवियों का भी जिन्होंने बसें चलाई हैं। कम से कम 15 से 20 सीट हैं वो। और एक बंदा तो मेरे को कह रहा था कि 20-30 ये इसे आगे तो फिर असेंबली चलाने का एक काम, फिर ये सारे इसे आ जाएंगे। तो आप इस पर क्या टेक है आपका? देखो डायनेस्ट परिवारवाद की जो बात है ना, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मैं अगर मेरी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चलती है और मैं हॉस्पिटल वगैरह बना लेता, तो मेरी ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। परिवार सफलता के होते हैं, विफलता के नहीं होते। जब नेता का पुत्र ये देखता है कि उसका बाप जो है वो एक एवरेज टैलेंट का आदमी है या बेवकूफ़ है, बावजूद इसके वो एक ऐसे फील्ड में है जहाँ उसने अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर ली, तो बेटे को एक आकर्षण नजर आता है सफलता में।
तो 70 साल से अगर कांग्रेस है तो वहाँ सबसे ज़्यादा परिवार आपको मिलेंगे ही, क्योंकि दे आर ऑल सक्सेसफुल। जनसंघ की जब 2 सीटें आती थी और 70 सीटों पर लड़ते थे तो 68 लोग ये सोचते थे यार बेवकूफ़, बच्चे सोचते थे यार पिताजी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा। अब जब से ये सत्ता में आने शुरू हुए हैं, रोहतक शहर की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ से जो विधायक रहे हैं मनीष ग्रोवर जी, उनके बेटे के फोटो लगाए जा रहे हैं, वो चस्पा किए जा रहे हैं। वो तो भाजपा से आते हैं ना, जो वंशवाद की विरोधी पार्टी है। नहीं, इसको Is सर very much पार्टी active. पार्टी बहु लाइन से बात करते हैं इस पे। वही मैं कह रहा हूँ, इनको कोई राइट नहीं है, और ना जनता को इसलिए राइट नहीं है कि वही तो चूज करते हैं। आप मना करो ना, जनता किसे दोष देगी? वो नेता तो चाहेगा उसका बेटा एमएलए बने, उसकी चाहत का आप क्या विरोध करोगे? आपको ऑप्शन दे दिया, अब आप उसको हटाओ ना, कौन हटाएगा उसको? एक सामान्य परिवार के बच्चा उसके सामने चुनाव लड़ रहा है और वो नहीं जीत पा रहा, लोग क्या करें कि ये तो जीतेगा ही नहीं। इन्हीं लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, ब्योते के हैं। इनके दिमाग माइंडसेट ये है कि कैंडिडेट, जनता के माइंडसेट ये है कि विनिंग होना चाहिए। आप आईआईटी का ग्रेजुएट ले आओ, आईएम का ले आओ, चाहे एमआईटी से ले आओ, उठा के साइंटिस्ट ले आओ, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, जब तक उसके पास वो सारी चीज़ें ना हो जो हमारे देश की राजनीति में कामयाब होने के लिए जरूरी है। तो वो टेक्नोलॉजी वाली बात होगी फिर तो है। इसीलिए हम देखो, आपके हम इस साक्षात्कार में किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि निष्कर्ष हमें पता ही नहीं है। हम केवल प्रोसेस में है, कंक्लूजन नहीं हो सकता। ट्रांजिटरी वेज में। हाँ, और ये देश सच में यही चाहता है कि 50-60 साल ये काम हमें अब तक कर लेना चाहिए था, बकवास करने का। हम कर नहीं पाए उसको, वो भी नहीं कर पाए। कम से कम अगले 10 सालों में आरक्षित कर लें कि इस देश में केवल इसी तरह की बहस हुआ करेंगे, और उसमें से शायद कुछ निकल आए। कंक्लूजन कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ए को बी रिप्लेस कर रहा है, बी को ए रिप्लेस कर रहा है, कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं है कहीं पे भी। अब जनता सोचे, चूँकि सोचना उसी को है कि वो किस तरह की राजनीति देश और प्रदेश में चाहते हैं। ना मेरे पास कोई समाधान और ना आपके पास कोई समाधान। समस्याओं के समाधान उन्हीं लोगों को निकालने पड़ेंगे जो उससे जूझ रहे हैं, और ना ही कोई बाहर का आदमी कर सकता। हाँ, अवतार की परंपरा हमारे देश में रही है कि जब सब संकट से घिर जाता है देश या समाज, तो एक अवतार जन्म लेता है। तो उस अवतार का भी मेरे ख्याल से 10-11 साल हो गए हैं, लेगा कोई। ठीक है, अब अंतिम चरण में वो क्या करेगा अवतार, उसके इंतजार में हम लोग बैठे हैं। और इतनी उम्मीदें पाल ली हैं कि वंस ही इज़ आउट ऑफ साइट, देश तो गया। इस देश का चिंतन यही है। अच्छा, 2-3 सवाल है उसके बाद कंप्लीट अभी भी रह गए। हाँ, रह गए, और हमारे लंबे होते थे ना। अब भूख तो नहीं लग रही, खाना खाएगा नहीं खाना? भूख ऐसे माहौल में कहाँ भूख लगेगी? इतनी गंभीर बातों के बाद तो भूख वैसे ही साफ हो जाए। सर, ये कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी और जेजेपी आगे वाले 5-10 साल में कांग्रेस और बीजेपी रह जाएंगी, रीजनल पार्टी खत्म हो जाएंगे हरियाणा? ऐसा है, मैं आपको एक लाइन में सारा तोड़ कर देता हूँ। तोड़ कर दो आप। एक बहुत व्यंग्यकार हुए इस देश के शरद जोशी, हाँ, आज की बात नहीं, वो 50-60 साल पहले उन्होंने एक बात लिखी कि इस देश से कांग्रेस कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, कांग्रेस को कोई मिटा ही नहीं सकता, कांग्रेस अजर है, अमर है। क्यों? ये उन्होंने तंज कसा था, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो कांग्रेस ही हो जाएगी, जैसे बीजेपी के साथ हुआ। क्योंकि कांग्रेस एक कल्चर है, पावर कल्चर है, संस्कृति है। आज भाजपा में यहाँ से 10 सांसद हमारे हैं, तो उसमें से जो चुनाव लड़े थे 6 मूलतः कांग्रेसी थे। बिल्कुल। विधानसभा में कितने होंगे उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो कांग्रेस इज ए माइंड सेट, इट्स ए कल्चर। तो जो भी पार्टी आएगी वो कांग्रेस बन जाएगी। और विनोद दुआ, दिवंगत पत्रकार, बड़ी अच्छी बात कहते थे भाजपा को कि ये भारतीय जनता कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो यहाँ सब ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस हो या भाजपा। एक बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल, कितनी सीटें दे रहे हो आप कांग्रेस को हरियाणा? कितनी सीटें दे रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कहना। और या बड़े लीडर्स कौन से हैं जो हार रहे हैं आपकी नज़र में कांग्रेस के? एक का तो जिक्र किया ही आपने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, फॉर्मर। कांग्रेस के? कांग्रेस के तो बड़े नेता आमतौर पर निकाल ही लेंगे सीट अपनी।
फिर भी कहीं तो लग रहा होगा। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा वो तो हारेंगे नहीं, हम्म, और कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ नहीं रहा। हम्म। और भाजपा के हैं हाँ, अपने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हाँ, कह रहे हैं कि उनकी सीट भी फंसी हुई सी लग रही कुछ। लाडवा में। हाँ, चूँकि अभी वो करनाल से लड़े थे और फिर एकदम से इधर शिफ्ट कर दिया, तो गलत मैसेज आता है उससे। हम्म, तो छाती चौड़ी करके 56 इंच का थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ भी रहना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि मैं यहीं मरूंगा, यहीं जीऊँगा, चूँकि करनाल ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया विधानसभा का चुनाव जीत के, तो अब मेरे लाडवा जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन लाडवा चूँकि सैनी बहुल क्षेत्र है ना, हाँ, तो तो वो अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जो सुरक्षा की अनुभूति होती है उससे हमारे मुख्यमंत्री जूझ रहे हैं। और जो 9.5 साल इतने लोकप्रिय रहे यशस्वी, वो गायब हैं। मंचों पर उनकी फोटो नहीं है, कोई नहीं लगा रहा। वो ड्राइंग रूम में मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, और वहाँ भी इतना गुस्सा है कि कहते हैं कि किसी ने, बच्चे ने सवाल कर लिया हिसार में कि जी सरकार तो भाजपा की बनेगी, उन्हीं की पार्टी का आदमी था, बट हिसार का विधायक हारेगा। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, निकालो उसको बाहर। सुरक्षा कर्मियों धक्के मार के बाहर निकाला। गर्दन तो तो निकाट वो ना आजकल सामूहिक संवाद कर रहे हैं जिसमें 50-60 लोग होते हैं, इससे ऊपर के नहीं होते ज़्यादा। तो छोटी छोटी सभाओं में वो अपने विचार रख रहे हैं। होना ये चाहिए था। हरियाणा का स्वभाव भी मांग करता है कि अगर आप मास लीडर बन चुके हैं, तो इस समय खट्टर साहब, आज जब आप हम बात कर रहे हैं उसकी, उनकी कोई रैली होनी चाहिए थी रोहतक में, और उसमें कम से कम 3-4 लाख लोग होते हैं, और 10 साल राज करने वाला मुख्यमंत्री छाती ठोक के कह रहा होता है कि जिसने माँ का दूध पिया वो आके हमारी पार्टी को हरा के देखे, जो हरियाणवी स्टाइल है चौधरी देवी लाल की तरह। लेकिन पता नहीं कौन से बिल में है, बिल मतलब वैसे ही कह रहा हूँ नहीं, समझ गया। खैर आपने नंबर तो बता ही दिया मेरे को, 56 कांग्रेस का। 56 ही लग रहा है। चलो 56 मान लेते हैं। और दूसरे वालों का ये लड़का, 56 वहाँ चले गए तो 5-7 इधर और लगा लो, 66 और 24 ही बचते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर निकल कर आ रही है, ये सट्टे वाले कह रहे हैं। सट्टे से याद आया मेरे को, मैंने कुलदीप बिश्नोई को कल कहा कि यार आप नेक टू नेक फाइट है वहाँ, तो बोले कि नेक टू नेक फाइट कैसे जीत रहा है भव्य अच्छे खासे मार्जिन से, और ये सट्टे वाले की बात मत किया करो, ये मेरे वाले लोग भी सट्टा लगाने लगे तो उसका भाव बढ़ जाएगा। चलो चलते चलते आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ एक मीडिया मुगल हुए हैं सुभाष चंद्रा, GT के मालिक, तो उनको पता नहीं कैसे वितृष्णा होगी भारतीय जनता पार्टी से भी हाल और तो नए अवतार में आ गए। तो वो बोले, उनका एक ऑन रिकॉर्ड है कि कुलदीप बिश्नोई मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप मेरा साथ दो और मैं बिना आपसे समर्थन का वादा लेके यहाँ से नहीं उठूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कुलदीप ये बताओ आपने करा क्या आदमपुर के? तो उन्होंने कहा मैंने 800 करोड़ के काम किए। तो मैंने उनसे कहा कुलदीप से कि आप 80 करोड़ के काम गिनवा दो, मैं कमल गुप्ता जी से क्षमा मांग लूँगा और आपके साथ सुबह चुनाव प्रचार में चलूँगा। 800 से 80 करोड़, 80 करोड़ की चुनौती के बारे में सुभाष चंद्रा कहते हैं कि वो 4 करोड़ के भी काम नहीं गिनवा पाए। ये कुलदीप बिश्नोई उत्तरी भव्य के पिताश्री, बड़े नेता है ना, ये रिकॉर्ड हमारी सारी बातें। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहाँ 800 करोड़ और कहाँ 4 करोड़? तो वो उसके बावजूद भी मुझे आई एम श्योर कि भव्य जीत जाएगा, चूँकि वहाँ नारे लग रहे हैं वहाँ कि आदमपुर का रखवाला भव्य, चूँकि यहाँ औरतों के रखवाला है नहीं, तो विभिन्न क्षेत्रों के रखवाले यही पैदा हो रहे हैं, है ना, जो विजिट करते हैं हरियाणा में इलेक्शन के दिनों में। वे तो गोल्फ लिंक में रहते हैं यार, जो करीब फार्म हाउस में रहते हैं। हरियाणा के हर नेता के 10-10 एकड़ के 8-8 एकड़ के फार्म ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर हम कल्पना नहीं कर सकते, अगली पीढ़ी भी हमारी एडजस्ट हो जाएगी। और ये नहीं, गुड़गांव में मकान है, जयपुर में कोठियाँ हैं, और पानी कहाँ फार्म हाउस है, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। तो भव्य हो या ये दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, ये लॉन्च किए जाते हैं, ये पॉलिटिक्स में आते नहीं है ना। एक फैमिली का एक वो जो उनका एयरपोर्ट है सक्सेसफुल, वहाँ से उनकी लॉन्चिंग होती है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और जनता लपकने के लिए तैयार रहती है, आओ। तो सब क्या आ रहे हैं धीरे धीरे। आखिरी सवाल, उसने फोन 1 मिनट रुक जाओ मिलाएंगे। भव्य ने फोन तोड़, पिटाई का इंतजाम करवा दिया। भव्य ने फोन तोड़ दिया किसी का, कैंडिडेट होगी, इतना गुस्सा। यार प्रिंस है वो आपकी मेरी तरह बिहेव थोड़ी करेगा, क्या हिम्मत कैसे हुई?
प्रिंस मस्ट बी लव्ड बट ही मस्ट बी फियर्ड। हाँ आप ये देखो ना, अब प्रिंस का बाप आया वो पंचायत में, माफी मांगी उसने कि जी बच्चा है, देखो बिगड़ जाता है। नहीं, गरम खून है। गरम खून है। एक बार ध्यान होगा मुलायम सिंह से भी किसी ने पूछा था रेप के मामले में, बोला कि बच्चे हैं कर जाते हैं गलतियां, लड़के हैं गलतियां कर जाते हैं ना। पर सर ये एक कैंडिडेट ये करे, ये तो हद की बात है। उन्हें हाथ लगा के टूटा हो जाए, पर इतना गुस्सा मतलब हद। गुस्सा इसलिए है कि आप हमारे मतलब किंगडम में आपने कैसे डेयर किया हमें ये चुनौती देने का। मैं भव्य बिश्नोई, पुत्र कुलदीप बिश्नोई, पुत्र चौधरी भजन लाल है, 36 जात के नेता, उसकी तीसरे वंशज को आपकी ये हिम्मत कि आप सवाल पूछ लें और वीडियो बना ले। ये अलग बात है कि मैं LSE से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहा हूँ और मैंने दुनिया देखी, बट ना जब मैं अपने राज्य में लौटा हूँ तो ये वो स्टेट उस अर्थ में नहीं है पॉलिटिकल साइंस की, ये मेरा किंगडम है। मेरा तो नाम ही भव्य है, एलिगेंट हूँ तो मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। अगर नहीं बदले तो ये आगे पीटे भी जाएंगे, मतलब भव्य बिश्नोई किसी की चपत भी लगा देंगे। अच्छा, भव्य नहीं पीटे जाएंगे बल्कि भव्य पीट देंगे, है ना। आप भी बोले कि इंटरव्यू करा मरवाओगे मेरे को। हम दोनों मारे जाएंगे, आप इसको ऐसे ही चला देना, क्योंकि ये देखो हमारी व्यथा है, पीड़ा है दिल के अंदर से। हमने कोई राजनीतिक बात नहीं की, हो गई बीच में तो वो अलग बात है। हाँ वो भी है। हम तो बहुत मानवीय मूल्यों को लेके चले थे आगे। बहुत अच्छा लगा आदित्य जी, आपको कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोड़ दो यार। थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू।